नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 3 के प्रथम भाग में आरंभिक नगरों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अध्याय 1 और 2 में हमने जाना था कि किस प्रकार से आरंभिक मानव जंगलों में रहते थे, उनका जीवन निर्वहन जंगली जानवरों पर और जंगलों से मिलने वाले उत्पादनों पर निर्भर था। धीरे धीरे मानव ने फिर छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। खेती करने के साथ साथ जब लोगों ने फिर छोटी छोटी बस्तियों में रहना शुरू किया और बस्तियों के बाद वो गाँव में विकसित हुए और गांव के बाद फिर वो नगरों में और नगरों से आज वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हम शहरों के विकास को देख पा रहे हैं। बच्चों, ये क्रमिक रूप से चलने वाला परिवर्तन था और विकास की धारा के रूप में आगे बढ़ रहा है। हड़प्पा। बच्चों, हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रारंभिक रूप में मिलने वाले शहर का नाम है। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। यह आधुनिक पाकिस्तान में है। इसकी कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। चलिए बच्चों, हम आज हड़प्पा की कहानी के विषय में जानते हैं। हड़प्पा सबसे पहले पाया जाने वाला या खोजा जाने वाला नगर था। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। पुरास्थल का मतलब होता है पुराना स्थान, जहां उन्हें अच्छी ईंटें मिली। चूंकि रेलवे लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरों को ईंटों की ज़रूरत थी और ये ईंटें बहुत ही अच्छी किस्म की थी, उनकी जो गुणवत्ता थी बहुत अच्छी थी। उन ईंटों से उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है और इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें वहाँ पाई जाती थी उस क्षेत्र में, वो सब हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाने लगी। बच्चों, आप इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक नगरों के दर्शाया गया है। आप देखिए, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा नगर पाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं और जो नगर थे, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, चनहोदड़ो, मोहनजोदड़ो, सोतकाकोहो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल। बच्चों, क्या आप देख रहे हैं कि जितने भी नगर हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे विकसित हुए थे। इसका क्या कारण है? बच्चों, इसका कारण ये है कि लोगों को पानी की ज़रूरत थी, खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत थी और जीवन निर्वहन के लिए भी पानी की ज़रूरत थी। और दूसरा कारण ये था कि नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और उससे बहुत ज़्यादा उपज होती है। इसके ये कारण हो सकते हैं। बच्चों, ये जो नगर हैं आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। कई नगरों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर
बना था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस समय जो इन नगरों के शासक रहे होंगे वो इस हिस्से में रहते होंगे। पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। इसका कारण ये हो सकता है कि पूर्वी हिस्से में उस नगर की जनता या प्रजा रहती होगी, क्योंकि प्रजा की जनसंख्या ज़्यादा होती है और शासक वर्ग छोटे होते हैं। चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। बच्चों, वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि जब कोई मकान बनता है या कोई भवन बनता है तो आपने ईंटों की चिनाई ज़रूर देखी होगी, जिसको कि कारीगर सीमेंट बजरी के मसाले के साथ एक के ऊपर एक ईंट रख के चिनाई की जाती है। तो ये प्रथा उस समय भी मौजूद थी और ईंटों को पकाया जाता था, जैसे कि वर्तमान में ईंटों को भट्टों में पकाया जाता है जिससे कि वो मजबूत हो जाएं। नंबर 2 विशेषता मोहनजोदड़ो। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक और विशेष नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपने भी किसी तालाब को या किसी बावड़ी को देखा होगा। नहीं देखा तो आप देखने का प्रयास जरूर करें। आप देखिए, इसमें तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं दो किनारों पर, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर, और साथ में तालाब के चारों तरफ हमें कमरों के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उस समय ये स्नानागार किसी धार्मिक स्नान के रूप में काम आता होगा। बच्चों, अभी आपने मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार देखा। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तालाब भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नंबर 3, कालीबंगा, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में है, और लोथल, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हम देखते हैं कि किसी धार्मिक उद्देश्य से यज्ञ आज भी किए जाते हैं। नंबर 4, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हो सकता है कि ये भंडार गृह उस समय अनाज और अन्य रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं को संग्रह करने के काम आते होंगे। इन स्थलों से मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस प्रकार की जाती थी और आज भी इसी प्रकार से ईंटों की चिनाई की जाती है। यानी कि वर्तमान में भी हम उस समय के कारीगरी को काम में ले रहे हैं। भवन, नाले और सड़कें। बच्चों, इन नगरों में पाए जाने वाली ये बहुत विशेषता है। भवन,
घर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जो हो सकता है उस समय पानी को लेने के काम में आते होंगे। नाले और सड़कें। नाले सीधी लाइन में और ढके हुए बनाए जाते थे। वर्तमान में भी आप देखते होंगे कि किसी कॉलोनी या किसी गली के दोनों साइड नालियां बनाई जाती हैं। नालों में मेन होल बनाए जाते थे। ये इसलिए बनाए जाते थे कि अगर किसी कारणवश नाली बाधित हो जाती है या उसमें कोई कचरा इकट्ठा हो जाता है तो मेन होल को खोल करके उस कचरे को साफ किया जा सके। ये प्रथा वर्तमान में भी होती है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो बच्चों, ये चीज़ें तो आप आज भी देखते होंगे कि घर की जो नालियां हैं वो सड़क के किनारे बनी नालियों में मिला दी जाती हैं, ताकि घर का जो पानी है, जहाँ अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो बह करके मेन नाली में चली जाएं और वहाँ से फिर वो बड़े नालों में मिलके शहर के बाहर निकल जाएं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। बच्चों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मोहनजोदड़ो नगर में यहाँ पर एक सड़क दिखाई गई है और उसके साथ बना हुआ नाला भी दिखाया गया है, जिसकी कि हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक कुएं का चित्र है जो मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में पाया जाता था। अब हम बात करते हैं नगरीय जीवन। बच्चों, हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। अब हम देखते हैं कि नगरों में कौन से लोग थे जो उसकी व्यवस्था को चलाते थे, कौन लोग थे जो उनमें नगरों में मुख्यतः रहते थे। शासक, लिपिक, शिल्पकार। शासक उन नगरों की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते थे। लिपिक उस समय जो लिखाई पढ़ाई का काम है या कोई हिसाब किताब रखने का काम करते होंगे। शिल्पकार, शिल्पकार उस समय उपकरण बनाने का काम करते होंगे या सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करते होंगे। शासक खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जैसे कि हमने बाद में भी देखा कि राजा महाराजा, जहाँ जो शासक वर्ग था, वो तरह तरह के महल और किले बनाने के काम में लगे रहते थे। लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब बच्चों, विषय ये है कि मोहरें तो हमको मिल गई या कुछ मोहरें बची रही, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं या किसी कागज़ पर या किसी लकड़ी पर या इन चीज़ों पर जो लिपिक लिखते होंगे वो हमें नहीं मिल पाई। वो हो सकता है कि कीड़ों के वजह से वो ख़त्म हो गई या वो दब गई, मिट्टी में मिल गई, इस वजह से हम उनको नहीं बचा पाए। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। शिल्पकार, शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं
लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। बच्चों, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। जो वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, हम उनको दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और जो वस्तुएं हमारे देश में ज़्यादा उपलब्ध हैं उनको हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तो ये क्रियाएं पहले भी होती थी, और साथ ही साथ सुदूर दूसरे देशों से वहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति भी आती थी, जिसको कि हम उनको एक दूसरे के साथ जान पहचान और संस्कृतियों के मिलन का काम होता था। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र में बहुत सारे जानवरों के मिट्टी के खिलौने दिखाई दे रहे हैं। आज भी गांव में लोग मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और बच्चे उन मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। बच्चों, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि तांबे और कांसे से बर्तन बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, तांबे से गहने भी बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में हम गहनों के लिए सोने और चांदी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन ये गहने उस समय भी सोने और चांदी से बनाए जाते हैं। सोने और चांदी से भी आज भी बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। पत्थर के बाट। बच्चों, चित्र में देखिए कि आपको एक घन रूप में बाट दिखाई दे रहे होंगे। बाट वस्तुओं को तोलने के काम में आज भी काम में लिए जाते हैं। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मनके। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। मनके आभूषण बनाने के काम में आते थे और वर्तमान में भी इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। इन्हें कार्लिनियन पत्थरों से बनाया गया था। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। बच्चों, जिस प्रकार आपने देखा होगा एक माली फूलों के बीच में छेद करके सुई में उसे पिरो करके माला तैयार करता है, उसी प्रकार मनकों में छेद करके धागा पिरो करके माला और आभूषण बनाए जाते थे। पत्थर के धारदार फलक। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें पत्थर के धारदार फलक दिखाए गए हैं। ये धारदार फलक शिकार के काम के लिए आते होंगे या वस्तुओं को काटने के काम में लिए जाते थे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कपड़े के अवशेष। बच्चों, हमने इससे पहले एक पुरुष का चित्र देखा था जिसमें उस पुरुष को कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। अब हम देखते हैं कि उस समय क्या कपड़ों का चलन था और हमें कैसे पता लगा कि उस समय के लोग भी कपड़ों का काम में लेते थे।
ये हमें उस समय के कपड़ों के अवशेष मिलने से ज्ञात होता है कि उस समय की सभ्यता में भी कपड़ों का चलन था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि वर्तमान भी कपास से कपड़ा बनाया जाता है, तो यह उस समय भी बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। बच्चों, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती की जाती थी। इसके साथ हमें मोहनजोदड़ो से एक चांदी के फूलदान में कपड़े के कुछ चिपके हुए अंश मिले हैं, जो यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि उस समय भी कपड़ा बनाया जाता था। और इसके साथ ही हमें पकी मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी तकलियां मिली हैं, जो सूत कताई के काम में ली जाती थी। वर्तमान में भी कपड़ा मशीनों के द्वारा तकलियों पर बनाया जाता है। पहले ये चरखे पर सूत काता जाता था और उस समय ये पक्की मिट्टी और फ्रेंस की बनी तकलियों से सूत काता जाता था। विशेषज्ञ। बच्चों, विशेषज्ञ का मतलब, विशेषज्ञ वो लोग होते हैं जो किसी वस्तु को, किसी काम को करने के माहिर होते हैं। उन लोगों को विशेषज्ञ कहा गया है। वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जैसे कि मूर्ति बनाने का काम एक मूर्तिकार ही कर सकता है। कपड़ा बनाने का काम एक कपड़े बनाने वाला ही कर सकता है। ऐसे ही किसी विशेष काम को करने वाले लोग विशेषज्ञ कहलाते थे। जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना इत्यादि। तो बच्चों, पत्थर को तराशने वाला विशेषज्ञ पत्थर तराशने का ही काम करेगा। जो विशेषज्ञ मनके को चमकाना जानता है वो मनकों को चमकाने का काम करेगा। और जो व्यक्ति मोहरों पर लिखने का या मोहरों पर चित्र बनाने का, पच्चीकारी करने का विशेषज्ञ होगा, तो वो ही काम करेगा जिसमें उसको विशेषज्ञता हासिल है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। यह पता नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। बच्चों, ये अभी पता नहीं चला है कि उस समय वस्तुएं बनाने का काम केवल पुरुष करते थे या स्त्री और पुरुष वर्तमान की तरह दोनों मिलकर के करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि स्त्रियां और पुरुष हर क्षेत्र के काम में अग्रणी हैं। स्त्रियां भी डॉक्टर हैं, स्त्रियां भी इंजीनियर हैं, स्त्रियां भी सैनिक बनती हैं, जो कि पहले पुरुष वर्ग का प्रभुत्व माना जाता था। तो ये अभी खोज में सिद्ध नहीं हो पाया है कि उस समय वस्तुओं को बनाने का काम केवल पुरुष करते थे, केवल पुरुष ही प्रशिक्षण लेते थे, या स्त्रियां भी प्रशिक्षण लेकर के वस्तुओं को बनाने का काम करती थी। फ्रेंस। बच्चों, हमने अभी जाना कि उस समय सूत काटने के लिए पकी मिट्टी और फ्रेंस की बनी तकलियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये फ्रेंस क्या था? फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू यानी रेत या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के
समुद्री हरे होते थे। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, फ्रेम्स को बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता था। उनको गोंद के साथ मिलाकर के वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर उन वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए उन पर नीले या हल्के समुद्री रंग से चिकनी परत को चढ़ा दिया जाता था। बच्चों, आज के पाठ में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि नगरों के विषय में पढ़ा और उस समय नगरों की जो व्यवस्था थी, उन नगरों में कौन कौन लोग रहते थे, शासक, लिपिक या शिल्पकार, उनके विषय में भी जाना। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले महान स्नानागार के विषय में भी पढ़ा। वो स्नानागार किस प्रकार से बनाया गया था, उसको बनाने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से उस समय जो बर्तन थे, उपकरण थे, आभूषण थे, वो किन वस्तुओं से बनाए जाते थे और कार्लेलियन चर्ड पत्थरों को इस्तेमाल बाट और मनके बनाने में किया जाता था। तांबे, कांसे, सोने और चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए और अन्य उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। यह भी हमने इस पाठ से जाना। इसके साथ हमने यह भी जाना कि उस समय भी कपड़े का चलन था, जो कि हमें मेहरगढ़ में और मोहनजोदड़ो में पाए गए अवशेषों से पता चलता है। और इसके साथ हमने एक विशेष प्रकार की वस्तुएं, जिसे फ्रेम्स कहते हैं, उसका भी अवशेष मिले हैं। फ्रेम्स बालू या स्फटिक के चूर्ण और गोंद को मिलाकर के बनाए जाते थे। कच्चा माल। बच्चों, जैसे हमने पहले बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक नगरों में बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती थी। अब चूंकि इन वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। अब ये कच्चा माल किसे कहते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे बच्चों, प्राकृतिक रूप से हमें लकड़ी मिलती है और हमें और भी बहुत सारे धातुओं के अयस्क वगैरह मिलते हैं। फिर इन अयस्कों को शुद्ध करके हम उनसे वस्तुएं बनाते हैं। बच्चों, जैसे किसान और पशुपालक उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करते थे। किसान फसलें उपजाते थे और उन फसलों से, अनाजों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते थे। पशुपालक पशु पालते थे और उन पशुओं से फिर हमें दूध, मक्खन, घी, मांस, खाल इत्यादि कच्चे माल उपलब्ध होते थे। उदाहरण, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध और कपास किसान द्वारा पैदा कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कपास से कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कच्चे माल की खोज में हड़प्पा के लोगों को वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। अब वो ये कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, इसके विषय में चर्चा करते हैं। आयात। बच्चों, आयात होता क्या है? आयात जब हम कोई वस्तु किसी दूसरे देश या प्रदेश से मंगवाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। हड़प्पा के लोग बहुमूल्य पत्थरों एवं धातुओं को दूर दूर से आयात करते थे, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। बच्चों, कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि जो धातुएं थी, बहुमूल्य पत्थर थे, यह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। तो हड़प्पा के लोग इन वस्तुओं को दूसरे देशों से आयात करते थे।
वस्तुएं और संबंधित आयातित स्थान, यानी कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को कहां कहां से मंगवाया जाता था, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तांबे का आयात। तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह से तांबे का उत्पादन किया जाता है। कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है और कांसा बनाने के लिए टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। बच्चों, कांसा बनाने के लिए हमें दो धातुओं की ज़रूरत पड़ती है, एक तांबा और दूसरा टिन। दोनों को मिलाकर के कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में भी कर्नाटक के कोलार से सोने का उत्पादन किया जाता है। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बच्चों, हमने अब देख लिया कि हड़प्पा के लोग बहुत सी वस्तुओं को और कच्चे माल को दूसरे देशों से, प्रदेशों से मंगवाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि उस समय ये सब वस्तुओं को वो लाते कैसे होंगे। जैसे कि बच्चों, वर्तमान में हम देखते हैं कि सामान को और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ट्रक, बस और पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग किन साधनों का यातायात के लिए इस्तेमाल करते थे। बच्चों, इस खिलौना नुमा बैलगाड़ी को ध्यान से देखिए। बच्चों, इसके बाद आप इस मुद्रा यानी कि मोहर को भी ध्यान से देखिए और इस पर खुदे हुए चित्र को पहचानने की कोशिश कीजिए। बच्चों, जैसा कि आपने एक खिलौना बैलगाड़ी को देखा और एक मुद्रा पर खुदे हुए नाव के चित्र को भी देखा, तो बच्चों, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग उस समय इन साधनों का यानी कि बैलगाड़ी और पानी के रास्ते होने वाले यातायात के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे और इन्हीं साधनों के जरिए वो वस्तुओं का आयात करते होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जीवन निर्वहन के लिए भोजन बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे और कौन सी फसलों को उगाते थे। गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि गांव में किसान लोग रहते थे और पशुपालक रहते थे जो जानवरों को पालने का काम करते थे और किसान फसलों को उपजाने का काम करते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यह परिपाटी वर्तमान में भी प्रचलित है। हमारे देश में गांव में किसान अन्न उत्पादन करता है और वो फिर शहरों में पहुंचता है, जिससे कि शहरों और नगरों में रहने वाले लोग उसका उपभोग करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन बच्चों, हमें
हल के कोई अवशेष नहीं मिले। चूंकि हल लकड़ी से बनाए जाते हैं, हो सकता है कि वो कीड़ों के द्वारा या इतना समय व्यतीत हो जाने के कारण नष्ट हो गए हों। लेकिन हमें हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जमीन को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों द्वारा पानी का संचय किया जाता था। क्योंकि ये लोग खेती करते थे और खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। बारिश कम होने की वजह से पानी को इकट्ठा किया जाता था और उस पानी के द्वारा फिर सिंचाई की जाती थी। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह हमें हड़प्पा पुरास्थलों पर एक खिलौने नुमा हल प्राप्त हुआ है, जो हमें यह ज्ञात करवाता है कि उस समय खेत जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग किन किन पशुओं को पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे और ये सब पशु वर्तमान समय में भी हमारे देश में पाले जाते हैं, जिससे हमें दूध, मांस और खाल कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, जहाँ पर पशुओं को चराने का काम किया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि जंगलों में जो फल मिलते थे उसका संग्रह किया जाता था, मछलियों को पकड़ा जाता था भोजन के लिए और जंगली जानवरों जैसे हिरण इत्यादि का शिकार भी किया जाता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। बच्चों, हमारे देश का एक प्रांत गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं और हम देखते हैं कि उन नगरों की व्यवस्था क्या थी और उन नगरों से हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका हम एक निरीक्षण करते हैं। बच्चों, इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और इसमें आप गुजरात में मिले पुरास्थल धौलावीरा, सुरकोतदा और लोथल को ढूंढने का प्रयास करें। धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ के खदीर बेत के किनारे बसा नगर था। यहाँ साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। चूँकि उपजाऊ जमीन होने की वजह से और पानी की उपलब्धता की वजह से यहाँ पर खेती की जाती होगी। नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। बच्चों, हमने इस पाठ के प्रथम भाग में देखा था कि हड़प्पा के नगरों में नगर को 2 भागों में बांटा गया था, ऊंचाई वाला नगर और निचला नगर। लेकिन धौलावीरा में नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में
जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। बच्चों, धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के जो हमें अवशेष मिले हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में और पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, जबकि ज़्यादातर हड़प्पा के जो लेख हैं वो छोटे रूप में मोहरों पर ही प्राप्त हुए हैं। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और हड़प्पा लिपि को पहचानने की कोशिश कीजिए। बच्चों, एक बार फिर मानचित्र को ध्यान से देखिए और गुजरात में मिले पूरा स्थल लोथल को पहचानिए। लोथल नगर गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बच्चों, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? इसके लिए हो सकता है कि वहाँ हमें इन पदार्थों के अवशेष मिले हों, कुछ कच्चा माल मिला हो या पूर्ण रूप से तैयार वस्तुएं भी मिली हों, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोथल इन सब वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। बच्चों, अब मोहरबंदी क्या होती है? जब हम मिट्टी को गीला करके उस पर किसी वस्तुओं को दबाते हैं तो उसकी छाप उस पर छप जाती है, यानी कि उस आकार की छाप उस पर बन जाती है। यदि हम सिक्के को गीली मिट्टी पर दबाएं तो उसके छपाई उस मिट्टी पर हो जाती है। इसको मोहरबंदी कहा जाता है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर एक जलाशय रूप में दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ ईंटों से बने हुए ढांचे भी दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों, ये लोथल का बंदरगाह है। बच्चों, इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। बच्चों, यह चित्र मुद्रांकन यानी कि मुद्रा पर अंकन या मोहरबंदी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब गीली मिट्टी पर हम किसी वस्तु को दबाते हैं तो उसका आकार उस पर छप जाता है। तो यह एक मोहरबंदी और मुद्रांकन का एक उदाहरण है। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। बच्चों, वर्तमान में भी हम जब कोई सामान डाक के द्वारा या किसी कोरियर कंपनी के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं तो उसके ऊपर टिकट और पोस्ट ऑफिस वाले अपनी एक मोहर भी लगाते हैं। इसी प्रकार से
हड़प्पा कालीन नगरों में जब सामान डिब्बों या थैलों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो सुरक्षा की दृष्टि से उनके ऊपर मुद्रांकन या मोहरबंदी की जाती थी। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर यानी कि उसके मुंह पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यदि यह छाप टूटी हुई मिलती थी तो इससे यह पता चलता था कि यातायात के दौरान उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। बच्चों, अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता होते हुए भी इसका अंत कैसे हो गया, इसके अंत होने का रहस्य क्या है। सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि लोगों ने इन नगरों को क्यों छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। बच्चों, लिखने का काम, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि इन नगरों में धीरे धीरे जनसंख्या में कमी आने लगी। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। बच्चों, जब जनसंख्या में कमी हो गई तो सामान की जरूरतें भी कम हो गई, तो जिससे दूसरे देशों से कच्चे माल को मंगवाना भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने यह जाना था कि मोहनजोदड़ो में जो सड़कें हैं वो साफ सुथरी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और वहाँ पे जो जल को नालियों के द्वारा और फिर बड़े नालों के द्वारा शहर से बाहर निकालने की जो व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई थी। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। बच्चों, पहले जो सुव्यवस्थित तरीके से भवन बनाए जाते थे, आवास बनाए जाते थे, अब उस तरह से ना बना करके केवल काम चलाऊ झुग्गीनुमा घर ही बनाए जाने लगे। बच्चों, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह सब क्यों हुआ कि हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई, यानी कि खत्म हो गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। बच्चों, खेती करने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, और हमने यह भी जाना कि जितने भी नगर थे वो प्रमुख नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे, और जब नदियां ही सूख गई तो लोगों ने या तो वहाँ से पलायन कर लिया, यानी कि किसी दूसरी जगह पर चले गए, और हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो विलुप्त होने लगे। जंगलों का विनाश हो गया था क्योंकि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। हमने यह भी जाना कि हड़प्पा कालीन नगरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, और इन ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी, और जब जंगलों का विनाश हो गया तो लकड़ी मिलना बंद हो गई होंगी। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यह भी एक संभावना है कि हड़प्पा के लोग किसान और पशुपालक थे। उनके पास बहुत सारे मवेशी
होते थे और मवेशियों के लिए घास की ज़रूरत होती होगी और मवेशियों के लगातार घास के इस्तेमाल से चारागाह समाप्त हो गए होंगे। और कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई जिससे कि यहाँ के लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। अब इन सब कारणों से परिणाम क्या हुए? शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, यानी कि प्रजा पर शासकों का कोई नियंत्रण नहीं रहा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। इन सब कारणों से, जंगलों के नष्ट होने से, नदियों के सूखने से, चारागाहों के समाप्त होने से, बाढ़ आ जाने से उस समय सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसका कि हम अध्ययन अपने अगले अध्याय में करेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये मिस्र के पिरामिड हैं। बच्चों, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। बच्चों, इन पिरामिडों में मिस्र के राजाओं के मरने पर उनके शवों को बड़े बड़े मकबरों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन मकबरों को पिरामिड के नाम से जाना जाता है और इन शवों को मम्मी कहा जाता है। शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर जैसी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मिस्र में शवों को दफनाने की परंपरा पर सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। बच्चों, इस अध्याय के दूसरे भाग में हमने हड़प्पा वासियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, वो कच्चा माल किन किन देशों और प्रदेशों से मंगवाते थे, इसका अध्ययन किया। इसके साथ हमने यह भी जाना कि हड़प्पा वासी कौन कौन सी फसलें उगाते थे और कौन कौन से पशुओं को पालते थे। और साथ ही साथ गुजरात में हड़प्पा कालीन 2 नगरों धौलावीरा और लोथल का भी हमने गहराई से जानने की कोशिश की। बच्चों, हमने इस अध्याय में यह भी जाना कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने के क्या क्या कारण रहे होंगे। आइए इस अध्याय से संबंधित गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। गृह कार्य प्रश्न नंबर 1। हड़प्पा के लोग तांबा, सोना, टिन और बहुमूल्य पत्थर कहाँ-कहाँ से आयात करते थे? प्रश्न नंबर 2। लोथल नगर कहाँ स्थित है और यह नगर किस लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न नंबर 3। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों को भारतीय मानचित्र पर दर्शाएं। प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या कारण थे? बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप दिए गए गृह कार्य को पूर्ण कीजिए। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।